बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के 10वें चैप्टर विकास का अध्ययन करने वाले हैं। अपना अध्याय संख्या 10 विकास। आज अपन जानेंगे क्या होता है विकास, क्या अर्थ है विकास का, क्या परिभाषाएं हैं इसकी और क्या चुनौतियां आती हैं किसी भी राष्ट्र के विकास के रास्ते में। सबसे पहले अपन ये जानें कि विकास क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसको जानने से पहले अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपकी क्लास में और कोई निर्णय लेना है किसी भी चीज़ पर। ये समझ लीजिए कि समाजोपयोगी की जो आपके कैंप लगते हैं हर साल, वो कैंप लगने वाले हैं और वो कैंप में किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह से उन कार्यक्रमों को अपन को आयोजन करना है और जब वो कार्यक्रम आयोजित होंगे तो कौन कौन जो प्रतिभागी हैं वो किस किस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, इस तरह की बातों का निर्णय लेना है। तो एक कक्षा में मान लीजिए आपकी ही कक्षा है, उसमें निर्णय लेने के लिए टीचर क्या करते हैं कि ये बात आप लोगों पर छोड़ देते हैं। आपस में वाद विवाद होता है, सहमतियां असहमतियां होती हैं और अंत में आप एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि भाई ये वाला ग्रुप है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देगा, ये वाला ग्रुप है ये कमरे को सजाएगा, या फिर जो भी निर्णय है वो आप लोग मिलकर लेते हैं आपस में। एक दूसरी कक्षा है, वहाँ के टीचर क्या करते हैं कि पहले से ही निर्णय ले लेते हैं कि इस बच्चे को ये काम करना है, इस बच्चे को ये काम करना है, इस बच्चे को ये काम करना है और लिस्ट पढ़ के सुना देते हैं। वहाँ ना कोई बहस होती है, ना कोई वाद विवाद होता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना कोई शोरगुल होता है। तो आपके नज़रिए से कौन सी क्लास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? आपकी क्लास में जहाँ निर्णय आप लोगों ने लिया, सहमतियाँ थी असहमतियाँ थी, लेकिन जिस बच्चे को अच्छी मेहंदी लगाना आता था उसने मेहंदी प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज करवाया, जिसको गाना अच्छा आता था उसने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज करवाया, 5-7 बच्चों का ग्रुप था, उन्होंने अपनी एक अलग से ग्रुप की प्रोग्राम तैयार किया, कार्यक्रम तैयार किया। और वो दूसरी क्लास जहाँ पर सिर्फ टीचर ने अपनी मर्जी से निर्धारण कर लिया, तो वो बच्चे की जिसका मन तो था कि वो खेल प्रतियोगिता में भाग ले, लेकिन उसको डाल दिया उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और जिस बच्चे का मन था कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले उसको डाल दिया कक्षा की सजावट के कार्य में। तो कौन से वाली कक्षा के विद्यार्थियों को ज़्यादा मज़ा आएगा, कौन सी क्लास के विद्यार्थी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? निसंदेह वही विद्यार्थी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जिन्होंने अपनी मर्जी से अपने कार्यक्रम का चुनाव किया था। निसंदेह वहाँ पर वाद विवाद हुए थे, वहाँ पर शोरगुल हुआ था, हो सकता है कि निर्णय लेने में वहाँ 2 दिन 3 दिन का वक्त ज़्यादा लगा होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम वो वाली क्लास कर पाएगी जहाँ आपसी सहमति से निर्णय लिया गया था। ज़्यादा इन्जॉय वो कर पाएंगे जहाँ आपसी सहमति से निर्णय लिया गया था, क्योंकि बच्चों को कार्यक्रम करना था और उस निर्णय में बच्चों को शामिल किया गया। अब इस बात से अपन आते हैं विकास पर। देश के लिए, राष्ट्र के लिए जब विकास परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो निसंदेह उनका उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्र के लोगों को अच्छा जीवन देना, उन्नत जीवन देना, उनका परियोजनाओं का जो लाभ है वो हर एक नागरिक को मिले। तो ज़्यादा बेहतर परियोजनाएं कब बनेंगी? जब देश के नागरिक इसमें सहभागी होंगे, जब देश के नागरिक इस परियोजनाओं के निर्माण में, इसके क्रियान्वयन में अपनी सहभागिता दर्शाएंगे। तो किस तरह से विकास की परियोजनाएं बनाएं, किस तरह से हो इसमें लोगों की सहभागिता, क्या हो इसके कार्यक्रम, क्या हो इसका क्रियान्वयन, इन सब बातों को जानेंगे अपन इस अध्याय में। देखिए, जानते हैं अपन कि क्या पढ़ पाएंगे, क्या जान पाएंगे, क्या समझ पाएंगे आप इस चैप्टर का अध्ययन करने के बाद। तो आप एक तो विकास पद के अर्थ की व्याख्या कर पाएंगे, आप ये समझा पाएंगे कि विकास आखिर होता क्या है, विकास से तात्पर्य क्या है। विकास के प्रचलित जो मॉडल हैं उनकी उपलब्धियों और समस्याओं पर चर्चा कर पाएंगे। हर एक देश ने विकास के कुछ कुछ मॉडल लागू कर रखे हैं, यानी कि एक कार्यक्रम तय कर रखा है जिस कार्यक्रम के तहत हर एक देश अपने राष्ट्र के अंदर, अपने राज्य क्षेत्र के अंदर, अपने सीमा क्षेत्र के अंदर विकास के कार्यक्रम निर्धारित करता है, विकास की परियोजनाएं बनाता है, अपने राष्ट्र में विकास के प्रयास करता है। तो हम उन मॉडलों के बारे में जान पाएंगे, हम उनकी आलोचना समालोचना कर पाएंगे, हम उनकी उपलब्धियों को जान पाएंगे, हम उनकी कमियों को जान पाएंगे और हम जान पाएंगे वैकल्पिक मॉडल कि जो वर्तमान में प्रचलित मॉडल हैं उनकी कमियों को दूर करते हुए किस तरह का वैकल्पिक मॉडल अपनाया जाए, क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। इस बात की समझ आप इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद समझा पाएंगे।
चलिए अब अपन लेते हैं विकास का अर्थ, कि आखिर अर्थ क्या है विकास का। विकास का अर्थ दो रूपों में लिया जाता है, एक संकीर्ण अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। संकीर्ण अर्थ में जो विकास है उसका अर्थ केवल आर्थिक उन्नति मान लिया जाता है, कि आर्थिक उन्नति हो गई, यानी कि राष्ट्र की जो कहेंगे अपन जीडीपी है वो बढ़ गई, राष्ट्र एक अमीर देश बन गया और आधुनिकीकरण हो गया, वहाँ पर आधुनिक तकनीकी आ गई और अपन कहें कि इंटरनेट स्पीड अच्छी आ गई, हर जगह पर बहुत सारे उद्योग धंधे खुल गए, मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, बुलेट ट्रेन चल रही हैं, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल हैं, इतने प्रतिशत लोग हैं वो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, केवल इसको विकास मान लिया जाता है। तो ये तो है विकास की परिभाषा संकीर्ण अर्थ में। क्या है संकीर्ण अर्थ में, यहाँ और देख लेते हैं अपन कि आर्थिक विकास की दर में वृद्धि मान लिया जाता है विकास को। समाज का आधुनिकीकरण, यानी कि समाज में आधुनिक तकनीकी आ गई है, आधुनिक उपकरण आ गए हैं जिनका उपयोग व्यक्ति कर रहे हैं। पूर्व निर्धारित लक्ष्य जैसे कि बांध है, उद्योग है, अस्पताल है, इन परियोजनाओं का पूरा होना, कि लक्ष्य निर्धारित किए थे सरकार ने परियोजनाएं बनाते समय कि अपन यहाँ यहाँ बांधों का निर्माण करेंगे, इस तरह के उद्योग यहाँ यहाँ पर लगाए जाएंगे। इस तरह की परियोजनाओं का जब लक्ष्य पूरा हो जाता है, कि मान लीजिए सरकार ने 5 साल में कुछ परियोजनाएं रखी थी कि अपन ये उद्देश्य पूरे करेंगे और वो लक्ष्य प्राप्त कर लिए, तो मान लिया जाता है कि विकास हो रहा है, हम विकास के प्रगति पथ पर हैं। निसंदेह ये विकास के दायरे में आते हैं, लेकिन केवल इन्हीं को विकास मान लेना विकास का संकीर्ण अर्थ लगाना है, विकास की संकीर्ण परिभाषा बताना है। तो फिर व्यापक अर्थ में क्या होगी विकास की परिभाषा। व्यापक अर्थ में देखिए अपन जान लेते हैं कि जब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, जब कोई भी वंचित वर्ग ना रहे, कोई भी तबका गरीब ना रहे, कोई भी शोषित ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक नागरिक सभी आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाने में सक्षम हो, कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, इतना बेरोजगार ना हो कि अपना पेट ही ना भर सके, और कोई भी बच्चा स्कूल जाने की बजाय काम पर ना जाए। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ देखने को मिलती हैं वो विकास का व्यापक अर्थ होता है, जहाँ हमें पता होता है समाज के बारे में, हमारे लक्ष्यों का, हमारी दृष्टि का और उसको प्राप्त करने का तरीका जहाँ हमें पता होता है, मतलब जहाँ लोग भी शामिल होते हैं विकास की परिभाषा में, जहाँ लोगों को भी पता होता है विकास होने का तात्पर्य क्या है। देखते हैं व्यापक अर्थ में विकास की परिभाषा। उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा। प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति, प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण और हर एक व्यक्ति और अधिक उन्नत जीवन जीने की अभिलाषा रखता हो, उसके प्रयास करता हो। लोगों की जीवन शैली ही नहीं, जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिए का विकास। जीवन न केवल जीवन शैली अच्छी बनेगी बल्कि लोगों का जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया विकसित करना, ये भी विकास की परिभाषा में आता है कि आप जीवन को कितने सकारात्मक तरीके से जी पाते हैं, कितनी आशाओं, उम्मीदों और उत्साह के साथ जी पाते हैं। समाज के विकास के बारे में अपनी समझ द्वारा ये स्पष्ट करना कि समाज के लिए समस्त रूप से उसकी दृष्टि क्या है। हम समाज के बारे में अपनी समझ विकसित करें और हम ये एक स्पष्ट दृष्टि निर्धारित कर पाएँ, एक दृष्टिकोण निर्धारित कर पाएँ कि किस तरह की चीज़ें समाज में होनी चाहिए जिसे हम विकास कहेंगे। हमारे समाज में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम ये दृष्टिकोण विकसित करते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से इस तरह की मांग करते हैं, तो ये एक विकसित राष्ट्र के नागरिकों की निशानी है। उस दृष्टि को प्राप्त करने का बेहतर तरीका क्या है, हम ये तो जान लिया हमने कि हमारा देश या हमारा मोहल्ला या हमारा गांव कब विकसित होगा, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम ये जानें कि इन चीज़ों के होने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है, किस तरीके से इनको प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी बातें जब हम जान लेते हैं तो फिर वो हो जाता है विकास का अर्थ व्यापक अर्थों में। यानी कि विकास क्या है, विकास आर्थिक उन्नति भी है, विकास समाज का आधुनिकीकरण भी है, विकास एक उन्नत जीवन शैली भी है, विकास जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया भी है, और विकास हमारे समाज के प्रति दृष्टिकोण भी हैं और उनको प्राप्त करने का तरीका हमें पता हो, ये भी आता है विकास के
दायरे में। अब अपन बात करते हैं कि विकास की चुनौतियाँ। ये सब बातें हमने जान ली, क्या होता है विकास, किस तरह से और मतलब कि इसको प्राप्त करना चाहिए, ये अपन आगे पढ़ेंगे कुछ कुछ मॉडल्स। लेकिन इससे पहले अपन ये जानें कि आखिर चुनौतियाँ क्या हैं इसमें। कोई भी राष्ट्र एक उन्नत, आधुनिक, अच्छी जीवन शैली अपने नागरिकों को दे तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ अपन जानते हैं कि विकास की दृष्टि से तीन तरह के, एक तरह अपन देश मिलते हैं अपन को, मतलब तीन तरह के रूप मिलते हैं देशों के। पहला अविकसित राष्ट्र, दूसरा विकासशील राष्ट्र और तीसरा विकसित राष्ट्र। यानी कि जहाँ विकास की दर बहुत ऊंची है वो विकसित राष्ट्र, जहाँ ठीक ठाक सी है वो विकासशील राष्ट्र, और जहाँ बिल्कुल निम्न है विकास की दर वो हो गए अविकसित राष्ट्र। तो क्या क्या चुनौतियां हैं उन राष्ट्रों के सामने कि वो अविकसित हैं, और विकसित तक पहुंचने के रास्ते में क्या क्या बाधाएं उनको आ रही हैं, देखते हैं अपन। सबसे पहले तो विकासशील और अविकसित राष्ट्र वो हैं जो कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जिन्होंने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी। 1950-1960 के दशक में बहुत सारे राष्ट्र ऐसे थे, जिनमें हमारा भारत भी एक है, कि हमने अपने औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था थी उससे हम स्वतंत्र हुए थे, हमें आज़ादी मिली थी। तो इन अविकसित और विकासशील राष्ट्रों का ये कहना है कि इतने सालों तक हमारा शोषण हुआ था। जो औपनिवेशिक शासन था उसका उद्देश्य केवल और केवल अपने देश का हित करना था, केवल और केवल अपने राष्ट्र के हितों में वृद्धि करना था, अपने राष्ट्र के विकास दर को बढ़ाना था। और इसके बदले में उन्होंने जो ये अपन कहें कि गुलाम देश थे उनके संसाधनों का उन्होंने उपयोग किया। मतलब संसाधन हमारे लगे और विकास उस राष्ट्र का हुआ जिसका औपनिवेशिक शासन यहाँ पर था। तो इसकी वजह से ये राष्ट्र गरीब होते गए, गरीब होते गए और गरीब होते गए। तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हमारे पास संसाधन है, उनका बहुत अधिक दोहन किया गया और यहाँ के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इन राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने देश से गरीबी को खत्म करना, कुपोषण को खत्म करना, अशिक्षा को समाप्त करना और बेरोजगारी को समाप्त करना। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी गरीब तबके को आप उन्नत जीवन शैली तो नहीं कहेंगे, अशिक्षित व्यक्ति के जीवन को आप उन्नत जीवन शैली नहीं कहेंगे, एक कुपोषित व्यक्ति को भी नहीं और एक बेरोजगार व्यक्ति को भी नहीं। तो उन्नत जीवन शैली हम दें, हम विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो, इससे पहले पहली चुनौती क्या है? गरीबी को दूर करना, कुपोषण को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, निरक्षरता को दूर करना और बुनियादी सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाना। और इनका कंपटीशन भी किनसे है? इनका कंपटीशन जो पश्चिम के अमीर देश हैं, जो कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, उनके साथ है। उनकी तुलना करते हुए इनको अविकसित और विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया फिर? अपने जो संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग अपने राष्ट्र के हित में करें। तो ये भी एक चुनौती है कि ऐसा क्या तरीका लाया जाए कि वो संसाधनों का उपयोग अपने सर्वोत्तम रूप में कर पाएं, सर्वोत्तम राष्ट्र हित में कर पाएं और उसका सारा का सारा लाभ संपूर्ण नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को, मानव मात्र को मिले। ऐसी नीतियां बनाएं जिससे कि वो अपने पिछड़ेपन से उबर सकें। उनको अपने पिछड़ेपन से भी उबरना है और जो विकसित राष्ट्र हैं, अमीर राष्ट्र हैं, उनके बराबर की विकास दर में भी पहुंचना है। इसके लिए इन देशों ने बहुत सारी परियोजनाएं बनाई, बहुत सारी नीतियां बनाई, जिनके कुछ सकारात्मक परिणाम रहे, जिनके कुछ नकारात्मक परिणाम रहे। देखिए, देखते हैं कि विकास की जो परियोजनाएं बनाई वो क्या थी। वो विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहली तो आवश्यकता थी विकास की परियोजनाएं बनाना। चुनौतियां हमने अभी अभी पढ़ी, क्या क्या चुनौतियां थी। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए हर एक राष्ट्र ने अपने अपने संसाधनों को देखते हुए, अपने जो कहें कि अपन उपलब्धता है उसको देखते हुए विभिन्न परियोजनाएं हर एक राष्ट्र ने बनाई। और परियोजनाओं का उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहला उद्देश्य तो यही रहा कि अपन इन चुनौतियों से निपटें
करें। दूसरा उद्देश्य ये रहा कि आर्थिक उन्नति की जो दर है वो विकसित राष्ट्रों के बराबर प्राप्त की जाए, समाज का आधुनिकीकरण किया जाए। यानी कि स्टार्टिंग में ये जो परियोजनाएं थी उनका जो विकास का उद्देश्य है वो एक संकीर्ण अर्थ में लिया गया। अपन ने पढ़ा था ना अभी, विकास का अर्थ संकीर्ण अर्थों में या संकीर्ण परिभाषा उसकी, तो इन्होंने विकास का जो अर्थ लिया वो संकीर्ण अर्थ वाला लिया। इन्होंने मुख्य लक्ष्य ये रख लिया कि समाज की, हमारे देश की अधिक से अधिक आर्थिक उन्नति हमें प्राप्त करनी है, हमें समाज का आधुनिकीकरण प्राप्त करना है। और इसके लिए इन्होंने अपने संसाधनों का ना सिर्फ बेहतर उपयोग करने का प्रयास किया, अपितु आधुनिकीकरण के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए और अधिक विज्ञान और तकनीकी के विकास के लिए विकसित देशों से कर्ज भी लिया। और हुआ क्या, लक्ष्यों को ये देखिए, विभिन्न विकास परियोजनाओं का निर्माण किया गया, लेकिन भारत और अन्य देशों द्वारा अपनाए गए विकास मॉडलों की आलोचनाएं हुई। क्यों हुई आलोचनाएं और क्या हुई आलोचनाएं, ये अपन आगे देखेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं भारत की विकास परियोजना की, भारत ने क्या परियोजना बनाई और किस तरह से उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया और कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ। भारत के विकास मॉडल की बात करें तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू किया, 5 साल के लिए योजनाएं। और उन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य या लक्ष्य क्या रखा, उनका प्राथमिक उद्देश्य लक्ष्य रखा उर्वरक उत्पादन, भाखड़ा नांगल बांध, यानी कि बहुत सारे बांधों का निर्माण, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध एक बहुत बड़ी परियोजना है, इस्पात संयंत्रों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना, कृषि तकनीकी में सुधार और खनन, मतलब कि इस तरह की जो बातें हैं, खनन है, तकनीकी में सुधार है, कृषि तकनीकी में सुधार है, उद्योगों की स्थापना है, बांधों का निर्माण है, ये सारी की सारी बातें भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्यों में, प्राथमिक उद्देश्यों में रखी। और ये उम्मीद की गई थी कि इन योजनाओं के माध्यम से जो भी लाभ राष्ट्र को होगा, जो भी लाभ हमारे देश को होगा, देश की उन्नति होगी, तो वो लाभ रिस कर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर रिस कर वो संपन्नता, वो समृद्धि देश के प्रत्येक तबके तक पहुंचेगी, प्रत्येक गरीब वंचित समूह तक पहुंचेगी। और वो समृद्धि उस तक पहुंचेगी तो वो भी एक उच्च स्तर प्राप्त कर पाएगा, अपनी गरीबी से उठ पाएगा, अपनी अशिक्षा से उठ पाएगा, अपनी बेरोजगारी से उठ पाएगा, ऐसी उम्मीद की गई थी। और क्या था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने कि संपन्नता समाज के सबसे गरीब तबके तक रिस कर पहुँचेगी, ये हमने माना था, हमने इसकी आशा की थी। समाज को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने की आशा थी, इसीलिए कृषि तकनीकों में हमने बहुत अधिक सुधार किया, हमने उद्योग धंधों की स्थापना की, और इसलिए हमने विज्ञान की नई खोजों और नवीनतम तकनीक पर विश्वास किया। और हमने इससे विश्वास करके ये उम्मीद की कि समाज को हम आधुनिक बना पाएंगे, समाज को हम प्रगतिशील बना पाएंगे और समाज को हमारे और उन्नति के मार्ग पर, समृद्धि के मार्ग पर ले जा पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या जो विकास परियोजनाएं थी जिनकी हमने उम्मीद की थी कि ये असमानता दूर हो जाएगी, गरीब तबके तक वो उन्नति, वो समृद्धि पहुंचेगी, क्या ऐसा हो पाया या फिर ऐसा नहीं हो पाया? नहीं हो पाया तो किन कारणों से नहीं हो पाया? आखिर क्या कमी रही इन विकास के मॉडलों में? इनका अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, विकास मॉडलों की आलोचनाओं के तहत। अब ले लेते हैं जो अपन ने पढ़ा इसके कुछ सवाल। पहला सवाल, आप विकास से क्या समझते हैं? अभी अपन ने विकास के बारे में जाना दो अर्थों में, संकीर्ण अर्थ में और व्यापक अर्थ में। संकीर्ण अर्थ में जाना आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण को विकास कहा जाता है, जबकि व्यापक अर्थ में अपन ने ये जाना कि समाज का मतलब व्यक्ति मात्र का जीवन पद्धति हो वो उच्च बने, जीवन शैली हो वो विकसित बने, और वो व्यक्ति मात्र है वो समाज के विकास के प्रति अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर पाए, और उस विकसित व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, विकसित स्तर को प्राप्त करने के लिए तरीका वो जान पाए, तरीका वो समझ पाए, यानी कि हम सब जुड़ पाए इस विकास के अर्थ से, विकास की बात से, विकास की राह से। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में स्वतंत्र हुए थे राष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्र 1950-60 के दशक में स्वतंत्र हुए थे, तो उनके समक्ष विकास की क्या क्या चुनौतियां आई, ये भी अपन ने अभी अभी पढ़ा। क्या क्या चुनौतियां आई? उन देशों का ये कहना है कि औपनिवेशिक शासन पद्धति ने उनका शोषण किया था, जिसकी वजह से उनके यहाँ गरीबी है, संसाधनों का अभाव है, अशिक्षा है। तो सबसे बड़ी चुनौतियाँ इनके सामने यही हैं कि कोई भी परियोजना हम लागू करें उसके लिए पैसा चाहिए,
लिए जो उनके पास नहीं था, क्योंकि औपनिवेशिक राष्ट्र यहाँ से सारे संसाधनों का दोहन करके हमें गरीब बनाकर छोड़ गए थे। विकास की प्रचलित परिभाषा से क्या समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है? जो विकास की प्रचलित जो परिभाषा है, अभी फिलहाल विकास का मॉडल अपनाया इन राष्ट्रों ने, जो विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि इन देशों ने संकीर्ण अर्थ वाली परिभाषा को अपनाया। इन्होंने आर्थिक उन्नति को और आधुनिकीकरण को अपने प्राथमिक उद्देश्यों में और प्राथमिक लक्ष्यों में रखा। तो इस वजह से क्या इनका यहाँ का जो समाज था, इसके प्रत्येक तबके को इसका लाभ हुआ? क्या ये प्रत्येक तबके के लिए लाभदायक साबित हुई? सोचिए और लिखिए। धन्यवाद।